जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 1 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीवीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे ज्ञान सर हैं और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस को जरूर ज्वाइन करिए। हमारे पास आपके लिए है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेस, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की आपकी प्रॉपर जो है वो तैयारी करवाई जाती है। और साथ ही साथ हम लोग लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी जो है वो करवाते हैं। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। हर साल हमारे कोर्सेज जो है वो अपडेट किए जाते हैं। तो फटाक से दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टेक्ट करिए और कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन करिए। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि टॉपिक्स जो है उनको आपको ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद हर एक टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सेशन को। और ये सब टॉपिक्स हैं आज की जिनको हम लोग कवर करेंगे। बट बिफोर दैट मैं एक बार आप लोग के कमेंट जो है वो देख लेता हूँ। दीपशिका सिंह का आंसर आया है, वेरी गुड। गोल्डी एलेक्स, बहुत बढ़िया। कुशल सिंगल, आयुषी सिंह, वेरी गुड। ईशा ठाकुर, श्वेता यादव, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बस सभी लोग रेगुलर बेसिस पे जो है वो आंसर जो है वो देना चालू करो, क्योंकि रेगुलरिटी मेंटेन रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो इट इज मतलब एक ही सिर्फ आप कह सकते हो कि इसके अंदर एक ट्रिक बोलो आप, या फिर आप बोलो कि क्या चीज है, क्या रामबाण है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो सिर्फ एक ही रामबाण है भैया, डिसिप्लिन। अगर आप अपने डिसिप्लिन में रहोगे तो ये एग्जाम ऑटोमेटिकली आपका क्लियर होगा। टाइम पर अपनी पढ़ाई करो, टाइम पर कोर्सेज को कवर करो, राइट। कोई भी चीज मिस ना होना पाए। तो बिल्कुल संकल्प ले लो आप कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे अपने टाइम पर रहना है, टाइम पर चीजें करनी है। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप एग्जाम के लिए ट्रेंड हो जाओगे, क्योंकि ये एक पढ़ाई है नहीं आपकी, ये ट्रेनिंग है एक प्रकार की। जब आप आगे चल के आईएएस आईपीएस बनोगे, डीएसपी एसडीएम बनोगे, तो क्या है वो, ऐसा थोड़ा होगा कि भाई आप ऐसा थोड़ा बोलोगे कि नहीं यार कल ऑफिस जाने का मन नहीं है, आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, आज नहीं जा रहा है। भैया आपके लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो रहेगी। आपको डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, डेवलपमेंट करना है, बहुत सारे काम होंगे आपके पास रेगुलर बेसिस पर। तो आप मिस नहीं कर सकते ना कोई चीज। आपको एक ही दिन में जो है 50 जगह विजिट करना रहेगा, कहीं पर एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर, कहीं पर किसी मीटिंग के तौर पर, कहीं पर रेट डालने के लिए, है ना। तो आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, तो डिसिप्लिन फॉलो करना, सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है, सिस्टमैटिक काम करना जरूरी है, राइट। तो वो चीज है। तो यही तो ट्रेनिंग है सिविल सर्विसेज की। चलिए अब अपन स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक को। जो चीज बोलूंगा सिर्फ वही चीज लिखना। टॉपिक है मेरा गांव मेरी धरोहर का। मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव का टॉपिक है, लिख लो। मेरा गांव मेरी धरोहर। जिनको नहीं पता इस इनिशिएटिव के बारे में, वो इस इनिशिएटिव के बारे में लिख लीजिए। जिनको पता है कोई बात नहीं। तो आप जानते हो कि भारत के लगभग 5 लाख के आसपास गांव का कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन मतलब उस गांव के अंदर कौन सी संस्कृति है, इस चीज को जो है वो रिकॉर्ड में लाया गया है। अच्छा, आप मुझे कोई 3 पॉइंट्स बताएं कि इससे क्या फायदा हो सकता है। किसी गांव की अगर कोई कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी गांव की हम मैपिंग कर रहे हैं, या किसी गांव का डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स बना रहे हैं कल्चर को ध्यान में रखते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी गांव में ये कल्चर जो है वो चलता है, ये फलाना कल्चर चलता है, उसको हमने जो है वो लिख दिया, मेंशन कर दिया, राइट। कि यहाँ के गांव के लोग जो है वो ये वाली डिश बहुत अच्छी बनाते हैं, ये व्यंजन यहाँ का जो है वो कल्चर में है, कोई भी एक्स वाई जी, है ना। तो ऐसे हमने हर एक गांव के डॉक्यूमेंटेशन किया, उसकी संस्कृति का डॉक्यूमेंटेशन किया। इससे क्या फायदा मिल सकता है, उसके 3 पॉइंट्स बस आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। सोचो, ये एग्जाम है आपका सोचने का, दिमाग लगाने का। अगर आपने इस एग्जाम की तैयारी के दौरान सोचना शुरू नहीं किया, दिमाग लगाना शुरू नहीं किया, सिर्फ आप जो पढ़ा रहा है सामने वाला बस आप वो पढ़ के आगे बढ़ जा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिख के ले लो, ये एग्जाम सोचने वाला है। ये एग्जाम जो है आपके दिमाग को चलाने वाला एग्जाम है। ये एग्जाम सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी ने पढ़ा, अगर ऐसा होता तो वन डे एग्जाम उसके लिए बने हैं। क्योंकि आप ऑर्डर दोगे, ये चीज समझो, आप ऑर्डर लोगे नहीं, और ऑर्डर देने वाला दिमाग चलाता है। तो आप उस चीज की प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो लिखो आंसर जो मैं पूछता हूं क्वेश्चंस उसके।
तो अभी क्या हुआ, ये कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन किया इन्होंने 5 लाख के आसपास गांव का, और ये सब इसी मिशन के थ्रू हो रहा है जिसका नाम अभी आपने लिखा, मेरा गांव मेरी धरोहर, MGMD मिशन। MGMD या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये नाम भी जो है वो इसका लिख लो, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, MGMD मेरा गांव मेरी धरोहर, या फिर नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, अंडरलाइन कल्चरल मैपिंग, कि कल्चर्स को मैप किया जा रहा है। तो नेशन वाइड कल्चरल मैपिंग इनिशिएटिव है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि गांव क्षेत्रों, जितने भी हमारी कंट्री के गांव जो है, उसमें जो भी कल्चरल हेरिटेज, जो विरासत चलती आ रही है, जो संस्कृति सदियों से जो वहां के लोग जो है वो फॉलो करते आ रहे हैं, जिसके अंदर ओरल ट्रेडिशंस इंक्लूड किए गए हैं, होता ना कि बाप ने बेटे को सिखाया, फिर बेटा जो है वो फर्दर अपने बेटे को सिखाएगा, फिर कुछ रिचुअल्स होती हैं, कुछ पूजा पाठ के तंत्र मंत्र होते हैं, है ना, प्रैक्टिसेस ऐसी, कर्मकांड, रीति रिवाज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कुछ लोकल फेस्टिवल एक पर्टिकुलर गांव में ही मनाया जा रहा है, होते हैं ऐसे काफी सारे गांव, कोई ऐसी कला होती है उस गांव की, कुछ ऐसे फूड हैबिट्स होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, कुछ लैंडमार्क्स होते हैं कि नहीं ये मंदिर है, प्रसिद्ध है उस गांव का ये मंदिर, वहां पर ये पूजा होती है। जैसे अभी कमिंग संडे वाले दिन जो है वो जाने वाला हूं, कंकाली माता जी का मंदिर है रायसेन पे, भोपाल के नजदीक में एक क्षेत्र है रायसेन। वहां कहा जाता है कि नवरात्रि के समय पर माता जी की जो गर्दन है वो हिलती है, बहुत शक्ति है उस जगह पर। तो मैं भी इसी कमिंग संडे जो है विजिट करूंगा उस मंदिर में। तो वो जो क्षेत्र है जहां पर वो मंदिर है, वो जो गांव है, वो प्रसिद्ध हो गया इस मंदिर के चलते कि हमारे गांव में तो भैया कंकाली माता जी का मंदिर है। तो ये कल्चर है कि नहीं, ये ट्रेडिशन है कि नहीं, ये परंपराएं हैं, पूजा है, विधि है जो उस गांव से जुड़ी हुई है। ये चीज कर रहा है ये मिशन, MGMD मिशन। क्लियर? अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मुझे इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, और इससे ज्यादा आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जून 2023 में इसको लॉन्च किया गया, ये लिख लो, लॉन्च कब हुआ, ये जून 2023 में, जून 2023 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया। और ये किस चीज का पार्ट है ये भी लिख लो, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव इसका पार्ट है ये। कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है ये भी लिख लो, इसको किसके द्वारा इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, ये पूरी चीज इसमें लिख लो आप, है ना। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, IGNCA के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। टारगेट क्या है, टारगेट लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना टारगेट, ये वाला टारगेट लिखो। हमारी कंट्री के 6.5 लाख गांव की मैपिंग करना इसका टारगेट है, और इसने लगभग 5 लाख गांव की मैपिंग कर ली है। इस मिशन का यूनिक एंगल है बॉटम अप अप्रोच, यानी डेटा खुद कम्युनिटी से लिया जाता है, कम्युनिटीज खुद डेटा देती हैं कि भैया देखो वो पेड़ है वहां पर, हमारे यहाँ का गांव प्रसिद्ध है उस पेड़ के लिए, वहां पर भूत आता है। ऐसी चीजें नहीं इंक्लूड करेंगे, साइंटिफिक चीजें इंक्लूड करेंगे, प्रथाएं इंक्लूड करेंगे। हाँ ये भी की जा सकती है, कुछ कह नहीं सकता मैं, अगर किसी की मान्यता बहुत ज्यादा है उस चीज में, सदियों से चली आ रही है, तो की जा सकती है, राइट, क्योंकि कल्चर है भाई, ये ट्रेडिशन है, वो उसमें आ जाता है, आप कुछ भी मानो उसको फिर। तो ये एक सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी है, सेंट्रल लेवल पर डेटा जो है वो पूरा कलेक्ट जो है वो किया जाएगा, बॉटम्स अप अप्रोच के आधार पर ये हम लोग को देखने को मिल रही है। MGMD वेब पोर्टल ये है, ये वेबसाइट हम लोग को देखने को मिल रही है जहां पर पूरा डेटा जो है वो रखा जाएगा। यूजर एडिटेबल भी है, जिससे कि कम्युनिटी जो है वो एंगेज हो, एडिट कर सके इस डेटा को, इसमें और भी चीजें ऐड कर सके। 750 गांव का 360 डिग्री वीडियो डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुका है, देखिए आप, 750 गांव का इन्होंने वीडियो डॉक्यूमेंटेशन भी करवा लिया। तो ये सब चीजें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मैंने आपको लिखवाई दिया, ये उसका पार्ट है। फोकस यही है कि डिजिटली कल्चरल एसेट्स की मैपिंग करना, आर्टिस्ट कम्युनिटीज जो है गांव गांव की उनको सशक्त करना, गांव क्षेत्रों की क्रिएटिविटी को इकोनॉमी के साथ लिंक करना, है ना, इकोनॉमी, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं जा रहा हूँ कंकाली माता जी के मंदिर, तो हुआ क्या, वो मंदिर फेमस है, वहां का गांव जो है, मैं पहुंचूंगा वहां पर तो ऑब्वियस ही बात है कि पूजा पाठ की चीजें जो है वो खरीदूंगा,
खाने पीने की हो सकता है चीजें खरीदूं, वापसी में रहे वो किसी ढाबे में रुक के खाना खाऊं नियरेस्ट जो भी। और कुछ लोग होते हैं वहां पे रुकते भी हैं, तो उसके लिए होटल्स की व्यवस्था। तो क्या हुआ, ये गांव की इकोनॉमी डेवलप हुई कि नहीं हुई? डेफिनेटली हुई। और आप खुद अपने आसपास देखिएगा, कोई अगर ऐसी कोई प्रसिद्ध जगह होती है, या अब आप देखिए अभी प्रदीप मिश्रा जी कितने फेमस हुए हैं अभी रिसेंट पास्ट में। यहीं पर ही सीहोर जब जाते हैं तो उसी के पास में उनका कुबरेश्वर धाम है, प्रदीप मिश्रा जी का। कोविड के समय पर प्रसिद्ध हुए, आज देखो वहां पर लाखों की भीड़ नजर आती है। हाईवे, इंदौर भोपाल हाईवे जो है बंद करना करना पड़ जाता है, सोचिए आप। नेशनल हाईवे बंद हो रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है, पुलिस जो है वो डाइवर्ट कर रही है लोगों को, इतनी पावर है। और सोचिए कितना पैसा अट्रैक्ट होता है जब लोग आते हैं, तो कितना पैसा अट्रैक्ट होगा। तो इट इज रिलेटेड टू मनी, आइडेंटिटी, विलेज की आइडेंटिटी, है ना, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, कितने सारे। मैंने तो आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स बोला था, आप कम से कम 10 पॉइंट्स लिख सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पे, कम से कम। और यही तो सिविल सर्विसेज की खासियत है। सिविल सर्विसेज का सच्चा एस्पिरेंट वो होगा जिसको आपने एक टॉपिक फेंका और वो उस टॉपिक पर 10 मिनट तक बिना रोके बोलता जाएगा। तो जिस दिन आपकी हैबिट ऐसा बनना शुरू हो गई, और कब बनेगी, जब आप चीजों के बारे में सोचोगे, रिलेट करोगे, लिंक करोगे चीजों को। तो दिस इज द गेम ना। आपसे सैटेलाइट के बारे में पूछा मैंने, तो अब लेटेस्ट सैटेलाइट फैक्ट्स बताओ, प्रॉब्लम्स बताओ कि भाई डेब्रिस मलबा जो है वो कितना ज्यादा है, उस पर आप 2 मिनट बोल दो। कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सैटेलाइट्स आपस में टकरा रही है, फ्यूचर वॉर के बारे में स्थिति बता दो, स्पेस वॉर के बारे में बता दो, पोल्यूशन से लिंक कर लो चीजों को, है ना, टेक्नोलॉजी में उसके प्रोज बता दो, कॉन्स बताओ, कितनी सारी चीजें। एक टॉपिक फेंकूंगा मैं आपको और आप 5 मिनट तक, 10 मिनट तक अगर उस टॉपिक के बारे में बोल दें, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो ये होता है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों में। अब इसकी जो फीचर है, मेरा गांव मेरी धरोहर, एमजीएमडी, वर्चुअल लिविंग म्यूजियम्स बनाना, विलेज ट्रैवल पासपोर्ट्स होने चाहिए, डिजिटल बैचेस होने चाहिए आर्टिस्ट के, आर्टिस्ट को बैच मिलेगा, यूनिक आइडेंटिटी कोड जो है वो हर एक गांव की प्रोफाइल की जो है बनाई जाएगी। तो ये सब चीजें हैं इसमें लिखने की, इसमें आपको आवश्यकता नहीं है वैसे। डिजिटल इंडिया, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ट्राइबल कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, उनका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, इंडिया की ग्लोबल इमेज जो है वो यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी और ज्यादा बेटर होगी, राइट। देखो वेस्ट बंगाल के अंदर लगभग 6,000 गांव, 41,000 गांव में से मैप किए जा चुके हैं। तो ये सब चीजें हैं फैक्चुअल, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, आपको तो मेन पता होना चाहिए मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, क्या है ये, किस मिनिस्ट्री का है ये, इसका टारगेट क्या है, राइट। तो ये सब चीजें, फायदा क्या होगा इससे, ये गेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली चीज तो पता है आपको, इस रिपोर्ट में बताया गया है, देखो आप फर्स्ट पॉइंट में क्या चीज स्पार्क कर रही है, 720 मिलियन, 720 मिलियन लोग पूरे दुनिया में 2024 में भूख का शिकार बने हैं। ये आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप कोई बुजुर्ग महिला देखें, बच्चे देखें, और आपकी जेब में थोड़ा पैसा हो ना, तो एक समोसा उनको खिला देना, या कुछ खिला देना उनको। जा रहे हो, 2 मिनट रुककर, 2 मिनट का समय निकालकर उनको कुछ खिला देना। काफी लोग भूख के मारे मरते हैं, काफी लोग हंगर का शिकार जो है वो होते हैं। मैं अक्सर जब बुजुर्ग किसी पर्सन को देखता हूँ, बुजुर्ग महिला को या बुजुर्ग पुरुष को, जो कई बार ट्रैफिक सिग्नल पे मिल जाते हैं या कई बार मंदिरों के बाहर मिल जाते हैं, तो मैं उनको पैसा दे देता हूँ यार। लोग बोलते हैं पैसा नहीं देना चाहिए, दारू पिएगा, जो करना है करे, मुझे मतलब नहीं। मैं उनको पैसा दे देता हूँ, बुजुर्ग को, हाँ, बस यंग लोगों को नहीं देता और बच्चों को नहीं देता। यंग और बच्चों को बस मैं यही चीज कर देता हूँ, यार कुछ खाएगा क्या बता दे यार, खिला देता हूँ मैं। हाँ, बट अगर वो कुछ बेच रहे हैं तो उनसे वो मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। पेन बेच रहा है, पेन ले लिया मैंने, पैसा दे दिया, पर ले जरूर लेता हूँ। ट्राई किया करो कि आप भी करो ये चीजें। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो देखना कि आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगी। ऐसा नहीं कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप अपनी खुद की हेल्प कर रहे हो। दैट इज ट्रू। करके देखना, आप देखना खुद ब खुद अपनी लाइफ में आपके चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे।
720 मिलियन लोग यार भूख का शिकार हुए हैं, और इंडिया में 12% आबादी अभी भी अंडर नरिश्ड है, कुपोषित है। ग्लोबल हंगर आउटलुक 2025 की ये रिपोर्ट बता रही है, लिख लो भैया, यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, उसका 2025 का एडिशन है, यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है भैया, ग्लोबल हंगर आउटलुक रिपोर्ट लिख लेना। पूरे दुनिया भर की देखो 8.2% पॉपुलेशन, 720 मिलियन लोग 2024 में भूखमरी का शिकार बने हैं। पूरा पॉइंट लिख लो, ये पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सोफी 2025 की रिपोर्ट में क्या चीजें सामने आई हैं उसके बारे में अब आपको सुनना है, तो ध्यान से जो है वो सुनिएगा। सोफी यानी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की तरफ से रिलीज की जाती है, लिख लिया होगा आपने। पब्लिश कौन करता है इसे, तो ये वाला पॉइंट लिख लो इसके नीचे, इसे ज्वाइंटली जो है वो पब्लिश जो है वो किया जाता है FAO, WFP, IFAD, WHO, यूनिसेफ और अदीस अबाबा के यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट UNFSS+4 में जो है वो इसको पहली बार रिलीज किया। नहीं, अभी जो है ये रिलीज हुई है ना, द रिपोर्ट ज्वाइंटली पब्लिश इनके द्वारा की गई और रिलीज यहां पर हुई है अभी, ठीक है। तो ये फैक्ट भी लिख लेना है पूरा। इसका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रैक करना, बताना क्या चीज ट्रैक करती है, कितनी भूखमरी चल रही है। ये लिखने की जरूरत नहीं, ग्लोबल हंगर आउटलुक से आपको समझ में आ ही गया होगा, ये चीज लिखने की आपको अलग से आवश्यकता नहीं है कि एक रिपोर्ट का काम क्या है, तो आप जानते ही हैं। जीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, इसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। फूड इनसिक्योरिटी, क्रॉनिक हंगर, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण कितना चल रहा है पूरे दुनिया भर में, उसका डेटा देना। कोविड-19 के बाद कैसी रिकवरी हुई है, किस प्रकार की इक्वलिटी है कि नहीं है, डाइट लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ऐसे चैलेंजेस जो है वो हाईलाइट करती है, बताती है। इसने क्या बताया, 2024 में 720 मिलियन लोग यानी 8.2% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन भूखमरी का शिकार हो रही है। ये लिख लिया होगा आपने। हल्का सा डिक्लाइन हुआ है, 2020 में ये फिगर 8.7% था, 2023 में 8.5% हुआ और 2024 में 8.2% हुआ। 2030 तक एस्टिमेटेड है कि 512 मिलियन लोग क्रॉनिक हंगर से अफेक्ट होंगे, जिसमें 60% अफ्रीका से होंगे, लिख लो। 2030 में हमें जो है वो ये देखने को मिल रहा है, 2030 में हमें ये देखने को मिल रहा है कि अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा लोग, अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा लोग 512 मिलियन लोग क्रॉनिक हंगर से जो है वो अफेक्ट होंगे, क्रॉनिक हंगर से जो है वो अफेक्ट होंगे। कितने मिलियन लोग ये लिखने की जरूरत नहीं, 2030 में सबसे ज्यादा लोग, 60% लिखना, 2030 में 60% लोग अफ्रीका के क्रॉनिक हंगर फेस करेंगे। 60% पूरे दुनिया भर में से 60% अफ्रीका के लोग क्रॉनिक हंगर फेस करेंगे। 2024 में 2.3 बिलियन लोग मॉडरेट या सीवियर फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहा है। तो ये ऊपर वाला का और अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करो कि टाइम पर खाना मिल जाता है, वरना काफी सारे लोगों को टाइम पर खाना ही नहीं मिल रहा। 12% इंडियन पॉपुलेशन कुपोषित हुई 2024 में, ये आपको लिखना जो है वो जरूरी है, ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए आपको। आप ब्यूरोक्रेट बनोगे आगे चल के कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है। अगर आपसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, और आता है, फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है और आएगा ही, क्योंकि जलवायु परिवर्तन चल रहा है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है और स्थिति खराब हो रही है, तो आपके पास अगर आंकड़ा होगा ना कि 12% हमारे देश की भाई आबादी जो है वो कुपोषित है, ऐसा लिखोगे आप फैक्ट्स के साथ 12% पे हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, तो सामने वाला जब चेक करेगा आपकी कॉपी तो उसको लगेगा हाँ यार गजब, और उसके ब्रैकेट में लिखोगे अकॉर्डिंग टू ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन। आय हाय, 2006 के 243 मिलियन से घटकर अभी 172 मिलियन हो गई है, यानी कि इंप्रूवमेंट तो किया है हमने, बट अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इंडिया की रैंक कितनी है लिख लो भैया ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट में, 48th। एशिया में 7वें नंबर पर आते हैं हम लोग।
अंडर नरिश्ड के मामले में, कुपोषण के मामले में 42.9% इंडियंस एक हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। सोचिए आप, लगभग हमारी पॉपुलेशन के आधी पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर रही है, और जो कर भी रहे हैं तो उन्होंने ट्रांस फैट्स को जो है वो इनटेक करना शुरू कर दिया हेल्दी डाइट को छोड़कर। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, और ये चीज मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी है, इसलिए बता रहा हूं कि आप तैयारी कर रहे हो इस एग्जाम की, आपको अगर अपनी बॉडी को फिट रखना है, माइंड को फिट रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, तो अपने फूड पर ध्यान दो कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन आप अगर कभी कोई हैवी या स्पाइसी फूड खा लेते हो ना, आप देखना नेक्स्ट डे आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है, आप लंबे टाइम तक जो है वो सोते हो। जैसे अगर आपका टारगेट है सुबह 4 बजे उठने का, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप 7 साढ़े 7 बजे तक उठोगे, अगर आपने एक दिन पहले जो है वो तामसिक भोजन खा लिया, तो मतलब कि वो स्पाइसी फूड और इस टाइप का भोजन खाया तो ट्राई करो अपनी डाइट को जो है वो लाइट रखने की, सिंपल रखने की, लेस ऑयल लेस स्पाइसी फूड खाने की, बिल्कुल सादा फूड खाओ। एक दिन चलता है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी चलती है, बट रोज रोज ऐसा फूड खाने से आपके, मतलब आप खुद देखना आपको डेवलपमेंट फील होगा जब आप अच्छा फूड खाओगे तो। और अगर स्पाइसी ऑयली फूड खाओगे ना, तो आप खुद देखना कि आपको परेशानी, मेमोरी याद करने में परेशानी होगी, उठने में परेशानी होगी, राइट। तो ऐसी एसिडिटी हो रही है, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, बार बार एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, ऐसा होता है। तो ट्राई करो कि अपने फूड को बेटर रखो। सोचो आप, आधे 50% लोग जो है वो उनको हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे बेचारे। हेल्दी डाइट की कॉस्ट 2017 में $2.77 परचेजिंग पावर पैरिटी पर डे से 2024 में 4.07 पीपीपी पर डे जो है वो हो गई। सोचिए आप, ये भी लिख लेना आप, लगभग डबल ही मान लो इसको आप, कॉस्ट जो है वो बढ़ गई 2017 से 2024 में, खाने की कॉस्ट, हेल्दी डाइट की कॉस्ट। बच्चों में भी स्थिति जो है वो खराब है। आपको पता है इंडिया के अंदर वास्टिंग के केसेस हम लोग को देखने को मिलता है, चिल्ड्रन अंडर 5 वास्टेड। क्या मुझे बता सकते हो, स्टंट, वास्टेड, ओबीज तो आपको पता ही होगा, राइट, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या मुझे बता सकते हैं आप लोग? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं। ये आंकड़े याद रखने की, एनीमिया की प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ काफी ज्यादा है, राइट, बढ़ती जा रही है महिलाओं में, बच्चियों में। कोविड के बाद स्थिति जो है वो और खराब हुई, यूक्रेन वॉर में हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि क्या हुआ। आप जानते हैं फूड सप्लाई जो है वो बंद हो गई। जनवरी 2023 में पूरे दुनिया भर का इन्फ्लेशन 13.6% जो है पहुंच गया, 13.6%। तो स्थिति बड़ी खराब है भाई। लो इनकम कंट्रीज में 2023 तक इन्फ्लेशन इनमें 30% जो है के आसपास देखने को मिला। बस यही चीज है कि इंडिया के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू अब हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर। याद हो आपको तो, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, वेरियस स्कीम्स है। अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो लोगों को मिले, लोगों की प्लेट्स में जो है वो मिलेट्स आए, प्रॉपर न्यूट्रिशन पर जो है फोकस किया जाए, है ना, पल्सेज आए, फोर्टिफाइड फूड्स आए जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड किया जाता है। जैसे राइस के अंदर विटामिन सी को अलग से ऐड किया गया है ना, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो चावल को धो के खाते हैं, और धो दिया तो विटामिन सी जो है वो हट जाएगा। तो इसके प्रोज कौन सा भी आपको पता होंगे, है ना। अफोर्डेबल फूड बनाने की आवश्यकता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है, अफ्रीका को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, राइट। तो ये चीजें हैं, बस दैट्स इट, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है कि यार कोर्ट में कितना ज्यादा बर्डन चल रहा है आज की डेट में। आप देखिए हमारे इंडियन कोर्ट्स, कितने केसेस कोर्ट्स में हम लोग को पेंडिंग देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक सिर्फ सुनने वाला है आपका, इसी को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। एक बड़ा क्रिटिकल इशू है, सिर्फ सुनो, सोचो इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट 86,700 केसेस पेंडिंग, लिखने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट 63.3 लाख केसेस पेंडिंग। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो भाई आग ही लगा दी, 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस क्राइसिस को लेबल किया है कि ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम, यानी पब्लिक जुडिशरी तक जाने से हेजिटेट कर रही है। लिख लो भैया,
ये लिख लो, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इस मुद्दे को जो है वो ब्लैक कोट सिंड्रोम का, ये ब्लैक कोट सिंड्रोम याद रखना, ब्लैक कोट सिंड्रोम, कि भैया काले कोट वालों के पास नहीं आना। बोलते ना कि इसको ये सिंड्रोम है भाई, कि वहां ऊंचाई से इसको डर लग रहा है, राइट? ऐसी चीज होती है ना, ब्लैक कोट सिंड्रोम, कि नहीं भाई हम नहीं आएंगे काले कोट वालों के पास। और हो ये भी रहा है, लोग बोलते हैं ना कि भाई कोर्ट कचहरी के बाहर ही निपटा लो भाई, क्योंकि कोर्ट कचहरी में मामला जाएगा तो सालों लग जाएंगे। और ये बात सच भी है, ये मेरे साथ खुद हुई है घटना है। एक सड़ा सा केस 15 साल बाद फ्री हो रहा है, जिसमें सब डॉक्यूमेंट, सब एविडेंस, सब कुछ है, बट यस, अपराधी जो है वो क्या करते हैं, लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। और पता ही है कि एक बार सिविल केस अगर लग गया तो 15 साल तो फिर भी मेरे को जल्दी राहत मिल गई। दूसरे जो लोग हैं, कई बार एक पीढ़ी का कांड दूसरी पीढ़ी जो है वो सॉल्व करती है। सोचो आप, ब्लैक कोट सिंड्रोम, ये टर्म याद रखना। ब्लैक कोट सिंड्रोम का मतलब पब्लिक डर रही है कोर्ट में जाने से, बोल रही कि भैया कोर्ट नहीं आना। तो ये कितनी गलत बात है, सोचो आप, सिस्टम के लिए कितनी गलत बात है ये, कि जो इंस्टीट्यूशन न्याय के लिए जानी जाती है, जस्टिस के लिए जानी जाती है, उससे लोग डर रहे हैं कि नहीं भाई वहां नहीं आएंगे, कि वहां एक बार फंस गए तो लंबा उलझ गए भाई, फिर ना इधर के ना उधर के। और आज की रेट ऐसी है बॉस, ये आप लोग के लिए पर्सनल बात बोल रहा हूं मैं, इस चीज को समझ लेना। अपने आप को जितनी जल्दी हो सके या तो बहुत पैसे वाला बना लो, या तो पावरफुल बन जाओ। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में एक चीज तो है, आपको पावर अनाप शनाप मिलेगी। ऐसी पावर कि आप और आपकी फैमिली को कोई छू नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता आप और आपकी फैमिली को फ्रॉड करना, चूना लगाना, चीट करना, कोई नहीं सोच सकेगा, अगर एक बार आप सिस्टम के अंदर घुस जाओ। क्योंकि जो करने की कोशिश करेगा, अगर उसको पता लग गया अरे यार इनका रिश्तेदार तो वो है एसडीएम, तो जो करना भी, सोच भी रहा होगा करने की, वो हाथ जोड़ लेगा कि नहीं भाई कहीं और गपला कर देंगे, इनकी फैमिली में गपला नहीं करेंगे। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, पता है? क्योंकि जो व्यक्ति, जिसके पास ना पैसा है ना पावर है, वो व्यक्ति परेशान ही रहेगा। हाँ, तीसरी एक चीज और, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, और अगर वो गुंडा है कि मसल पावर उसके पास है कि पकड़ के पीटेगा वो, है? तो उससे भी लोग फिर डरते हैं थोड़ा, कि नहीं यार ये तो गुंडा आदमी है, इससे उलझना नहीं है। तो ये तीन चीज जरूरी है लाइफ में, पैसा, पावर, गुंडे। अभी आज की डेट, आज कलयुग के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, जितनी जल्दी हो सके इन तीनों में से कोई एक चीज पकड़ लो। गुंडागर्दी तो मैं नहीं बोलूंगा कि मत करो, क्योंकि उसमें भी एक गुंडागर्दी कोई करता है और उसका बाप अगर कोई ऑफिसर निकल जाता है, क्योंकि ऑफिसर के सामने जितने भी बड़े बड़े गुंडे हैं, वो चप्पल उतार के ऐसे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के कि सर मैडम। तो अपने आप को ऑफिसर बनाने की जंग में लग जाओ, अगर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो इस कलयुग भरी दुनिया से, कलयुग वाली दुनिया से, जो पापी लोगों से, तो भाई आ जाओ। क्योंकि हर एक इंसान लूटने के लिए, चीट करने के लिए बैठा हुआ है। देखो आप केसेस देखो ना, आप कोर्ट में डर नहीं लग रहा? 4.5 करोड़ केसेस, भाई क्या होता है ये? न्यूज़पेपर देखते हो, आप लोकल न्यूज़पेपर उठा के देखो, आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है, किसी का चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मारा जा रहा है, किसी को लूटा जा रहा है। चेन स्नैचिंग के केसेस जब होते हैं, मैं आपको एक घटना बताता हूं। मेरे घर के पास में एक रिटायर्ड डीएसपी सर हैं, रिटायर्ड डीएसपी की पोजीशन से शायद वो रिटायर्ड हुए थे, डीएसपी या उससे ऊपर पोजीशन से रिटायर हुए, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो क्योंकि मेरी उनसे मम्मी और पापा की बात होती थी, तो आंटी जी का किसी ने चेन स्नैच करी। सुबह 6:30-7 बजे की बात थी, कोई रेकी कर रहा होगा, किसी ने चेन स्नैचिंग करी। अब चेन स्नैचिंग के केस में क्या होता है, चेन स्नैचिंग हुई, फिर आप जाओगे पुलिस थाने, रिपोर्ट लिखवाओगे, पुलिस बोलेगी ठीक है जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कोई गिरोह पकड़ा गया तो बुला के पूछ लेते हैं कि आपकी चेन है तो बता दोगे, नहीं पकड़ा है तो हटाओ अलग, रिकवरी नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, अगर आप सिस्टम का हिस्सा हो ना, कि मैंने आंखों से देखा है, सिस्टम का हिस्सा हो, सुबह 6:30 बजे चेन स्नैचिंग हुई है, 7 बजे पूरा पुलिस का काफिला खड़ा था उनके घर के बाहर, आधे घंटे में चेन स्नैचिंग। 6:30 बजे, 7 बजे पूरा काफिला, मतलब ये मान के चलो एक दो पुलिस वाले नहीं, कम से कम 10 पीसीआर वैन खड़ी हुई थी, डग्गे, जिस पुलिस का डग्गा बोलते हैं ना,
कम से कम 10 डग्गे खड़े हुए थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स आ गए थे। 10 बजे अपराधी पकड़ा गया और चेन रिकवरी हो गई। 6:30 बजे घटना घटी और 10 बजे मैटर सॉल्व, रिकवरी हो गई, अपराधी अंदर। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जिस अपराधी ने चेन जिसकी लूटी थी वो भैया डीएस रिटायर्ड, मतलब बड़े पुलिस ऑफिशियल की, डीएसपी एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ बड़ी पोस्ट डीएसपी है, उससे बड़ी पोस्ट पे ही होंगे वो। उनकी पत्नी थी, वो भी रिटायर्ड के, तो रिटायर्ड के ये जलवे हैं, तो जो ऑन ड्यूटी है उसके क्या जलवे होंगे भाई? दिस इज द गेम। आ जाओ, मेहनत कर लो, अभी भी टाइम है। मैं बताता हूं आपको रोज, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने रास्ते से भटको मत। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे भैया आपको, कि छोड़ना यार एग्जाम, तो अभी टाइम है, 8 महीने बाद एग्जाम है, अभी क्या करना पढ़ाई करके, अभी तो तेरे पास टाइम है यार। लोग लोग जो है वो 30-30 साल 35-35 साल की उम्र तक तैयारी करते हैं, तेरे पास बहुत टाइम है, अभी टेंशन क्यों ले रहा है? आपके पास सिर्फ 1 साल है, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 साल। उससे ज्यादा अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई छोड़कर दूसरी जॉब के साथ तैयारी कर लो। इस एग्जाम की तैयारी 2 साल मैक्सिमम, 2 साल की तैयारी, 1 साल पूरा एग्जाम में जाता है बस, और चौथे साल पोस्टिंग। उससे ज्यादा अगर आप टाइम दे रहे हो तो अपना बैकअप ढूंढ लो भाई, क्योंकि फिर आप सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे। और ये बात मेरी लिख कर लेना, जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी गलतियों के कारण ही नहीं निकाल पा रहे हैं इस एग्जाम को। जजेस टू केस रेशियो बहुत पुअर है। अब लोग बोलते हैं अरे भाई जजेस को नौकरी दो। हर किसी को आईएएस नहीं बनाया जाता, हर किसी को जज नहीं बनाया जाता। उस पोजीशन पे जाने के लिए मेरिट होल्डर आदमी चाहिए। 26,927 जुडिशियल पोस्ट हैं, लेकिन लगभग 5,500 पोस्ट अभी भी खाली है, या उससे ज्यादा। 5,665 तो यही लिखा हुआ है, उससे ज्यादा पोस्ट खाली है। 79 कैपेसिटी पे ही काम हो रहा है। इंडिया में सिर्फ 15 जजेस 10 लाख लोगों के लिए, 1 मिलियन लोग के लिए 15 जजेस हैं। ये लिख लो, ये वाला पॉइंट, ये आंकड़ा अच्छा लगता है लिखने के लिए। और लॉ कमीशन की 1987 की रिपोर्ट सोचिए आप, वो उस समय की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिया था कि भैया 50 होना चाहिए। लिख लीजिए। लीगल प्रोसेस में स्टैट्यूटरी डेडलाइन ही नहीं है, केस एक बार फाइल हो गया, चल रहा है भैया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये खींचते हैं ये लोग केस। हाई कोर्ट्स 85.3% क्रिमिनल केसेस 1 साल में निपट जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिर्फ 38.7% सिविल केसेस ही 1 साल में खत्म कर पाता है। 20% से ज्यादा सिविल केसेस 5 साल से लंबी पेंडेंसी में है। मेरा खुद का सिविल केस 15 साल था। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बहुत सारे इश्यूज है भाई। प्रॉपर कोर्ट रूम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, तो ये सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, ये लिख लेना, ठीक है। सरकार के क्या इनिशिएटिव है कि जिससे कि इस मुद्दे को रिजॉल्व किया जा सके। तो 18,735 कोर्ट्स का डिजिटलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। 99.4% कोर्ट्स में वैन कनेक्टिविटी आ चुकी है, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह। 7,210 करोड़ रुपए के फेज थर्ड में पेपरलेस सिस्टम, एआई शेड्यूलिंग और यूनिफाइड इकोसिस्टम का टारगेट इन्होंने बनाया। तो आप इतना लिखो, ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है हमारा, जिसके थ्रू डिजिटलाइजेशन पर हम बढ़ावा कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। फिर इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स पर भी काम किया जा रहा है। 976 हाई कोर्ट के जजेस और 62 सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए हैं सिंस 2014। 25,609 डिस्ट्रिक्ट जजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए गए हैं। ये बुलेट पॉइंट्स बस लिख लो आप, ये जितने भी 1 2 3 4 में बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, बस ये चीज लिख लो आप कि सरकार की तरफ से इन सब चीजों पर काम किया जा रहा है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर, लोक अदालत, मीडिएशन एक्ट भी आया था 2023 का। आर्बिट्रेशन एक्ट में कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई, ठीक है। लीगल एड को एक्सपेंड किया जा रहा है। 90 लाख लोग को बेनिफिट मिला इससे। टेली लॉस आप देखते होंगे ना आजकल, जेल से ही जो है वो डायरेक्ट, मतलब कैदियों को जो है वो जाने की जरूरत नहीं पड़ रही जेल। कई बार कैदी जो है वो
जेल के लिए कोर्ट, सॉरी, कैदियों को जेल जाने की जरूरत नहीं, कैदियों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। होता है ना कि कैदी जो ट्रायल्स में जो होते हैं, जो कैदी अंडर ट्रायल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिनका केस चल रहा होता है, अभी तक सजा सुनाई नहीं गई होती, नॉन बेलेबल मुद्दे में अंदर रहते हैं जो लोग, तो कई बार फरार हो जाते हैं वो कोर्ट से। उसके लिए सिस्टम अच्छा है कि भाई ऑनलाइन हो, भाई वीडियो आपकी वो लगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो ये सब सिस्टम पर जो है वो काम चल रहा है। यही सब चैलेंजेस भी आज की डेट में ऐसे काफी सारे हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स इट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसको नहीं पता इस टॉपिक के बारे में, बहुत अच्छे से इस टॉपिक की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखो 29 जुलाई 2025 जो अभी रिसेंटली गया, परसों का दिन नहीं, एक दिन और पहले, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को 5 साल पूरे होगा इस दिन, 5 इयर्स कंप्लीट होगा इस पॉलिसी को। पर सवाल यह है कि क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सच में ट्रांसफॉर्मेशनल है, क्या क्या वाकई में इन 5 सालों में उसने कुछ अच्छा किया? तो आइए इसी को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। NEP@5 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 5 साल पूरे हो गए, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, सुनने वाला टॉपिक है। फैक्ट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो देखो आप, सबसे पहली चीज तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ फीचर्स जो आपको ध्यान में रखना है। पहले 10+2 सिस्टम जो है वो चलता था, उसको चेंज करके टारगेट जो है वो किया जा रहा है किस चीज के ऊपर? 5+3+3+4। याद रखना, ये नया स्ट्रक्चर है। कहा गया कि भाई मदर टंग लैंग्वेज जो है वो 5वीं क्लास तक चलेगी, 5th क्लास तक मदर टंग लैंग्वेज जो है वो चलाई जाएगी। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, मदर टंग लैंग्वेज जो है वो 5वीं क्लास तक जो है वो चलेगी। मदर टंग लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज 5वीं क्लास, 5th क्लास तक चलेगी। क्रेडिट ट्रांसफर का भी इन्होंने जो है वो एक वो तैयार किया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मतलब एक व्यक्ति एंट्री एग्जिट कर सके, ब्रैकेट में लिख लो, ये पता ही होगा आपको, ये टॉपिक पहले भी पढ़ा चुका हूं। एंट्री एग्जिट की ज्वाइन किया, फॉर एग्जांपल 8वीं क्लास तक पढ़ाई करी, फिर कोई इशू हो गया जिसके कारण स्कूल से निकल गए, अब 10 साल बाद 8वीं के बाद से कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं। इसका फायदा उसमें होता है कॉलेजेस में स्पेशली। अब जैसे कॉलेज जो है उसमें सेमेस्टर सिस्टम है ना, आजकल आप लोग भी सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू ही आपने कंप्लीट किया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। अब किसी को जो है अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बाद उसको मजा नहीं आ रहा, उसको लग रहा नहीं यार मुझे अपनी स्ट्रीम जो है वो चेंज करनी है, इसमें मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो पॉज करके जो है वो दूसरे को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उनका क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। या ये कॉलेज में मजा नहीं आ रहा यार, ये कॉलेज जैसा सोचा था वैसा नहीं है, अब दूसरा कॉलेज पे जाना है, या किसी चीज के चलते जो है वो ट्रांसफर हो गया पिताजी का, तो आपको भी जाना है उनके साथ, उनके बिना नहीं रह पा रहे, तो दूसरी जगह जाओगे तो जीरो से फिर चालू करना पड़ेगा। तो जीरो से ना चालू करना पड़े, किसी की जितनी उसने पढ़ाई करी है वो वेस्ट ना जाए, तो इसलिए क्रेडिट सिस्टम इन्होंने लेकर आ गए। इसके बारे में आप जानती हो, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CUET, है ना, ये आ गया। SC ST माइनॉरिटीज और वुमेन को जो है इंक्लूड करने पर फोकस किया गया। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उन एरियाज को प्रायोरिटी दी गई जहां पर एजुकेशन की कमी है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको जो है बनाया गया। UGC AICTE, इसको रिप्लेस करके एक और नई बॉडी जो है बनाई गई, राइट, बट अभी भी पेंडिंग है ये सब, इस पर काम जो है अभी भी हुआ नहीं है। तो 5 साल में क्या काम हुआ? तो पहली चीज तो देखो, लगभग 1 करोड़ 10 लाख बच्चे, ये जो है माना जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ 10 लाख बच्चे इनरोल हुए हैं बाल वाटिकाज में, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स में। किसमें? बाल वाटिका, लिख लो ये वाली चीज, बाल वाटिका, बाल वाटिका लिखिए आप, BALVATIKAS, ब्रैकेट में लिखना अर्ली चाइल्डहुड सेंटर, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर, बाल वाटिका। इसमें जो है बताया जा रहा है कि लगभग बाल वाटिकाज में 1.1 करोड़ से ज्यादा बच्चे एनरोल हुए हैं, पहला पॉइंट।
बाल वाटिका का इन लोगों ने दिया नहीं है यहाँ पे, शायद मैं वही चीज जो है वो देख रहा था। देना तो चाहिए वैसे। हाँ ये लिखा हुआ है, वही चीज तो मेरे सामने जो नोट्स रखे हुए हैं उसमें बाल वाटिका का जिक्र था। तो मैंने अभी आपको बताया बाल वाटिका 1.1 करोड़ बच्चे जो है वो एनरोल हुए हैं। सिर्फ इतना लिखोगे। नेक्स्ट लिखो आप 2021 में लॉन्च हुआ निपुण भारत मिशन। ये अचीवमेंट्स है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट में मैंने आपको अचीवमेंट बता दी। 2021 में लॉन्च हुआ निपुण भारत मिशन, अंडरलाइन निपुण भारत मिशन। क्लास थर्ड तक लिटरेसी न्यूमरेसी इंश्योर करना इसका काम है। ये बोलता है तीसरी क्लास तक का बच्चा जो है वो पढ़ सके और कॉमन मैथमेटिक्स के जो जो कैलकुलेशंस है वो कर सके। ये लिख लो आप, निपुण भारत मिशन। तो ये इसका फायदा हुआ, पिछले 5 सालों में इन्होंने इस चीज पर काम किया। दूसरा, एसर का डेटा क्या बता रहा है हमें, ये लिखना नहीं है। ये बता रहा है कि 23.4% क्लास थर्ड के बच्चे जो है वो क्लास सेकंड की क्लास जो है वो रीड कर सकते हैं, जो 2005 से हाई है। यानी कि कंपैरेटिवली हमने अच्छा काम किया, बट फिर भी यार काम अच्छा है, बट वैसा नहीं है कि जो सेटिस्फैक्टरी हो कि आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 80 बच्चे थर्ड क्लास के बच्चे वो सेकंड क्लास की किताब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें दोष किसका है? दोष है टीचर्स का। क्लियरली बोलूंगा, टीचर्स का दोष है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा, या फिर अटेंडेंस नहीं है। और अटेंडेंस हो इसके लिए तो हम पोषण, पीएम पोषण मिशन जो है वो लेकर आए हैं। 27.6% स्टूडेंट्स बेसिक सब्ट्रैक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, ये बता रहे हैं। देखो आप, बेसिक सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे, माइनस नहीं कर पा रहे, गुणा भाग नहीं कर पा रहे। फिर इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है वो होना चाहिए। 121 मल्टीलिंगुअल प्राइमर्स प्लस जादुई पिटारा किट्स 22 इंडियन लैंग्वेजेस में ये लेकर आए। लिख लेना भैया, जादुई पिटारा लर्निंग किट है एक, 22 इंडियन लैंग्वेजेस में जादुई पिटारा लर्निंग किट। क्वेश्चन आ सकता है जादुई पिटारा क्या है? तो ये नेशनल एजुकेशन मिशन के तहत मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। रीजनल लैंग्वेजेस में 5वीं क्लास तक के बच्चे जो है पढ़ सकें, उनकी वैसी किताबें हो, वैसे कॉन्टेक्स्ट हो, वैसी लैंग्वेजेस में हो। तो इसलिए ये जादुई पिटारा लेकर आ गया, जो 121 मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में लॉन्च हुई है। फिर इसके अलावा हायर एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले। 32 करोड़ एबीसी आईडीज जनरेट की गई। एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, ये लिखना नहीं है। 32 करोड़ जो है ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है कि बनाई गई हैं, आईडी जो है वो जनरेट की गई हैं। 2556 इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑनबोर्ड हुए हैं, लेकिन मात्र 31,000 यूजी अंडर ग्रेजुएट और 5500 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने एंट्री एग्जिट ऑप्शन यूज किया। यानी कि काफी कम बच्चों ने भी यूज किया, पर ठीक है धीरे धीरे आगे होंगी, बट कहीं ना कहीं हमने ऑप्शंस तो दे दिया बच्चों को कि किसी को परेशान होने की जरूरत ना पड़े। सीयूईटी को एक्सपेंड किया गया, सिंगल एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन में ट्रांसपेरेंसी आई। आईआईटी आईआईएम्स का इंटरनेशनल एक्सपेंशन, दुबई जांजीबार में कैंपसेस ओपन हुए हैं। ये फैक्ट पहले जब आया था तब मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो। टीचर्स की ट्रेनिंग पर जो है वो हमने काम किया। 14 लाख से ज्यादा टीचर्स ट्रेन की गई निष्ठा प्रोग्राम के थ्रू। लिख लेना भैया, निष्ठा प्रोग्राम, टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ये सब प्रोग्राम्स के नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के लिए हम लेकर आए, बट अभी भी इसको रिलीज करना जो है वो बाकी है, अभी ये रिलीज नहीं हुआ है। शेड्यूल कास्ट का एनरोलमेंट बढ़ा 50% तक, शेड्यूल ट्राइब का 75% तक, 75% तक। देखो ये आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी 36% ग्रोथ हुई। महिलाएं का वो मेन से ज्यादा है एनरोलमेंट। मुस्लिम स्टूडेंट्स के भी नंबर जो है वो ग्रो हुए। तो ये चीजें थी, बट यस चैलेंजेस भी है। तमिलनाडु, केरल, इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपोज कर दिया कि नहीं भाई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर काम नहीं करेंगे, याद है? पीएम श्री स्कीम को जो है अपोज किया गया। ये कहा गया कि ये सब चीजें जो है वो सेंट्रलाइजेशन
बढ़ा रही हैं, स्टेट का जो एजुकेशन पर जो कमांड है वो खत्म हो जाएगा, जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। 100 करोड़ रुपए दिए गए 35 यूनिवर्सिटीज को कि हाँ भैया आप जो है वो अलग अलग वो उस पर काम करो, सेक्टर्स पर काम करो, सब्जेक्ट्स पर काम करो। बट मोस्ट सिंगल डिसिप्लिन कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, टीचर ट्रेनिंग अभी भी अलाइन नहीं है, उसको भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो है वो अलाइन नहीं किया गया। काफी कम कॉलेजेस को के अंदर जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होती हुई नजर आ रही है, यानी कि नेशनल लेवल पर अभी भी काम नहीं हुआ 5 सालों में। अब ये जो क्रेडिट फ्लेक्सिबिलिटी जो हम लोग को एबीसी की देखने को मिलती है और मल्टीपल एंट्री एग्जिट भी बहुत कम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी भी लोग जो है उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, या तो फिर अवेयरनेस नहीं है और या तो फिर उतनी जरूरत नहीं है। बट फिर भी चलो ठीक है, ऑप्शन दे दिया हमने, वो अच्छी बात है। जो प्रॉब्लम होता है वही इसका सोल्यूशन होता है, बस दैट्स इट। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट, 18 साल की लड़की ने इंडिया का नाम दुनिया के चेस मैप पर और रोशन कर दिया। ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, लिख लेना भैया, दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर है भैया, दिव्या देशमुख, मात्र 18 साल की एक लड़की, वाह यार। पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जो है वो जीत लिया है, लिख लेना, स्टेट पीएससी यूपीपीसीएस में आएगा। बाईएल वुमेन्स ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये जीता गया है, लिख लीजिएगा। अब देखो, फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 किसने कंडक्ट किया? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। 107 प्लेयर थे, 7 राउंड का मतलब फॉर्मेट था, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये जॉर्जिया में हुआ है, सॉरी, ये लिख लेना, बाटुमी जॉर्जिया में हुआ है, ठीक है। वुमेन चेस वर्ल्ड कप का ये 3rd एडिशन था, ये भी लिख लेना। मैच का फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं, उतना कुछ खास नहीं है मैच का, नाम बस जो है वो ध्यान में रखो इनका। ये हम्पी वर्सेस देशमुख का फाइनल हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं उतना, बस इनका नाम रखो, नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और मैच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि किसका मैच था, कौन सा एडिशन था, बस, बाकी और कुछ नहीं आएगा डिटेल में। एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज लिख लो, एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि। क्या लिखा है इन्होंने? इसमें एआई इनेबल्ड सेंसर्स को शामिल किया गया जिससे कि बैटलफील्ड इंटेलिजेंस को जनरेट किया जाए और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग जो है वो लाई जाए। एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि, अच्छा ये बेसिकली हम जो है वो बैटलफील्ड में एआई का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बेहतर स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए, तो ये पूरे पॉइंट्स लिख लेना। किसकी एक्सरसाइज है? तो एक्सरसाइज जो है वो हाई एल्टीट्यूड टेरेन में हुई थी, ईस्ट सिक्किम की, ईस्ट सिक्किम के अंदर, और इंडियन आर्मी के द्वारा इसको कंडक्ट जो है वो किया गया था, ठीक है। और एक्सरसाइज जो है वो इंडिया का फोकस जो है वो भाई इंडिया के अंदर ही हम इंडिया की आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के थ्रू इंडिया की ही टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में जो है वो शामिल करें, तो उसको जो है वो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल बताया इसमें। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि से रिलेटेड, वो थोड़ा ध्यान रखो। दिव्य दृष्टि मतलब एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग और डिफेंस को बेटर बनाने के लिए बैटलफील्ड के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका टॉपिक तो आप ही मेंशन करेंगे, और पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड, ठीक है। अकूस्टिक मॉनिटरिंग जो है उन्होंने की, पता है, चिड़ियों की आवाज को फाइंड आउट करके, आवाज के थ्रू, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू फाइंड आउट किया कि कितनी चिड़ियां हैं, उनका सेंसस बनाया, वाह यार। 85 से ज्यादा नेस्ट जो है वो एंडेंजर्ड फिन्स वीवर के देखने को मिले, एंडेंजर्ड चिड़िया की प्रजाति है ये। स्पेक्ट्रोग्राम एनालिसिस की गई, बर्ड नेट एआई सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है वो किया गया बर्ड को वो करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि चिड़िया ने आवाज निकाली तो ये आवाज जो है वो किस चिड़िया की है, वाह यार। तो देखो इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ के अंदर, कितनी अच्छी चीज है ये। एआई का इस्तेमाल हो रहा है वाइल्ड लाइफ के अंदर फाइंड आउट करने, सेंसस में, है ना। तो ये ऐसा आप एआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा और आएगा ही,
तो उसमें आप ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो, कितना बढ़िया लगेगा, है ना। तो बस गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है कमलाक्ष झा और ज्ञान सर के पेड कोर्सेज को इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर जो है वो ज्वाइन करें। प्रॉपर तैयारी अगर आपको करनी है तो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।